Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach. So today we are going to start Pedagogy of Physical Science. Okay, ये पूरी सीरीज़ रहेगी. तो इसमें हम लोग करने वाले हैं वन बाय वन ऑल द चैप्टर्स करेंगे. ये आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में जिनका पेडागोजी सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं उनका फर्स्ट पेपर है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1. सबसे पहले हमें पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ साइंस. एक दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेडागोजी में जो मेन जो टॉपिक्स होते हैं लाइक टीचिंग मेथड्स हो गया, एक्शन रिसर्च हो गया, माइक्रो टीचिंग हो गया, लेसन प्लान हो गया, यूनिट प्लान हो गया, दीज आर ऑल सेम फॉर ईच पेडागोजी. लाइक बायो की अगर करनी है तो भी, मैथ्स की अगर करनी है तो भी, साइंस की करनी है तो भी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हो गया. तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये सबके लिए सेम ही है. ठीक है, तो सभी के लिए इक्वली बेनिफिट होगा. सिर्फ फर्स्ट चैप्टर जो साइंस का इंट्रोडक्शन है वो साइंस वालों के लिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. पेपर आपको ऑब्जेक्टिव आता है तो मेरा कंटेंट्स पूरा ऐसे ही तरह कंसाइज वे में है कि चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बट ये थ्योरेटिकल पेपर नहीं है तो यहाँ पर मैंने बड़ा थ्योरेटिकल कंटेंट नहीं लिखा हुआ है. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, और अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियोस जरूर शेयर करिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंशियंट साइंस. सबसे पहले हम लोग साइंस की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. प्री हिस्टोरिक 5th सेंचुरी सी के पास होता है पीरियड नोटिस किया जाता है. सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन एंड सर्वाइवल साइंस. अर्ली ह्यूमंस लर्न फायर मेकिंग, टूल मेकिंग एंड एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले जो साइंस हमें देखने को मिलती है, तो जो हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं जहाँ पर वो पत्थर से पत्थर रगड़ कर ह्यूमंस ने, जो अर्ली ह्यूमन थे, आदि मानव थे, उन्होंने आग जलाई थी सबसे पहले. इसके अलावा व्हील्स वगैरह बनाया, बो बनाया, एरो बनाया, तो ये जो चीज़ें थी वो देखने को मिलती. फिर धीमे धीमे एग्रीकल्चर आगे आ गया, उसको वहाँ से एग्रीकल्चर सीखा. तो इस तरीके से पहले साइंस क्या था, ऑब्जर्वेशन और सर्वाइवल पर था. ये सर्वाइव करने के लिए मनुष्य ने जो है वो साइंस को के एक्सपेरिमेंट्स को करने लगा. नेक्स्ट आते हैं. इसके बाद इंडियन कंट्रीब्यूशन में आता है आयुर्वेद जो चरक और सुश्रुत की है. फिर एस्ट्रोनॉमी जो आर्यभट्ट की है. जीरो और डेसिमल सिस्टम ये ब्रह्मगुप्त ने दिया था. तो आप जो ये पॉइंट है ना ये याद रखिएगा, जैसे आयुर्वेद चरक और सुश्रुत, एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्ट, जीरो एंड डेसिमल सिस्टम ब्रह्मगुप्त. ये नाम से ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे. ग्रीक इन्फ्लुएंसेस में अरिस्टो थे, एरिस्टोटल लिखते हैं इंग्लिश में, जिन बायोलॉजी एंड साइंस फिजिक्स के बारे में बात करी इन्होंने. आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपने देखा होगा, मैथ्स और मैकेनिक्स की इन्होंने बात करी. और हिप्पोक्रेट्स ने मेडिसिन की बात करी. तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अरिस्टो जो है वो बायोलॉजी और फिजिक्स से रिलेटेड थे, आर्किमिडीज मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स से थे, हिप्पोक्रेट्स मेडिसिन से. इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में. ठीक है, तो मैंने वही पॉइंट यहाँ पर जो है लाने की कोशिश की है जो जिनसे एमसीक्यूज बन सकते हैं. नेक्स्ट आता है एंशियंट में जो साइंस है उसमें चाइनीज़ इनोवेशंस भी थे. उन्होंने कंपास, पेपर, गन पाउडर और अर्ली मेडिसिन की उन्होंने खोज की थी. इसके अलावा आता है रोमन इंजीनियरिंग में रोड्स, एक्यूडेक्ट्स एंड आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स. जो उनके मिस्र के पिरामिड जो रोमन का बहुत फेमस है, तो वहाँ से रोमन इंजीनियरिंग की बात आती है. इसके बाद आ जाती है, ये तो हमारा हो गया स्टार्टिंग का पीरियड जो 5th सेंचुरी था. इसके बाद आता है मिडवेल साइंस जो 5th to 15th सेंचुरी का टाइम था. इस्लामिक एज आता है, इसमें अल हज़न ऑप्टिक्स की बात करते हैं, अल राजी मेडिसिन की बात करते हैं, अल ख्वारिज्म अलजबरा की बात करते हैं. ठीक है, इसके बाद यूरोपियन भी मिडिल एज में आते हैं जो लिमिटेड प्रोग्रेस ड्यू टू रिलीजियस कंट्रोल ओवर नॉलेज. तो यूरोपियंस का कुछ खास योगदान नहीं रहा. इसके बाद आते हैं अल्केमी टू केमिस्ट्री, अर्ली एक्सपेरिमेंट इन मेटलर्जी एंड फार्मेसी. नेक्स्ट आता है रेनेसेंस एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. उसके बाद 15 से 17 सेंचुरी जो है वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड रहा है. ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आप याद रखेंगे. इसमें तरह तरह की नई डिस्कवरीज या कह सकते हैं आविष्कार स्टार्ट हो चुके थे. लाइक प्रिंटिंग प्रेस जो गुटेनबर्ग ने दिया था 1440 में. स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़. ठीक है, तो आप गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है, इतना याद रखेंगे. हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो कॉपरनिकस ने दी थी, सन के अराउंड जो गैलीलियो की थ्योरी भी बोली जाती है, उससे पहले कॉपरनिकस ने ये थ्योरी दी थी. ठीक है, कि सन के सेंटर में है और अर्थ सेंटर में नहीं है. उससे पहले वो जो ग्रहों की स्थिति के बारे में जो थ्योरी आई थी
तो सबसे पहले कोपरनिकस ने थ्योरी दी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसके बाद गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट आए थे कि कैसे मोशन और टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, यही आपको याद करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले दिए थे न्यूटन ने। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड में फ्रांसिस बेकन एम्फेसाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो 15 सेंचुरी से 17 सेंचुरी में ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए। उसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा साइंस की फील्ड में, और उसके बाद आ गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये 19 सेंचुरी में हमारा जो है योगदान है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। तो आपको थोड़ा सा यही चीज़ पीरियड याद रखना, जैसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का पीरियड 15 से 17 सेंचुरी आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड 19 सेंचुरी आता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ, स्टीम इंजन जो है वो जेम्स वॉट ने दिया था, इनका नाम याद कर लीजिएगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन एफर्ट्स हुआ था इन्होंने। पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने दी थी, और इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ जो थी चार्ल्स डार्विन ने बताया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं साइंटिस्ट के प्लस उनकी जो रिसर्च थी उसको आप याद रखेंगे। इसके बाद 20वीं सेंचुरी आ जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है यहाँ पर आके। ठीक है, तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिवोल्यूशनाइज्ड फिजिक्स। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है जो हेजनबर्ग ने दिया था। फिर स्पेस का एक्सप्लोरेशन भी स्टार्ट हो जाता है, मून लैंडिंग, इसरो मार्स मिशन 2014, मून लैंडिंग सबसे पहले 1969। ठीक है, इसके अलावा डीएनए स्ट्रक्चर की बात करी वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में, जेनेटिक रिवॉल्यूशन यहाँ पर हुआ था। तो वाटसन एंड क्रिक रिलेटेड टू द डीएनए स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक है नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये इंडिया में हुआ था 1960 से 17 में। ये एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट या मूवमेंट से रिलेटेड था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी 21st सेंचुरी। अब 21st सेंचुरी में तो एकदम साइंस और फ्यूचर ट्रेंड्स जोरों शोरों पर है। आजकल जो हमारा एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, एआई एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्री, हर जगह एआई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे CRISPR को बोलते हैं, डीएनए मॉडिफिकेशन एंड मेडिकल ब्रेक थ्रूज। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, इस पर भी बहुत ज़ोरों शोरों से बात हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे साइंस डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे हमारी जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता जा रहा है। रोज़ रोज़ नई नई थ्योरीज आ रही हैं कि कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कैसे जो है चीज़ें जो हैं रिन्यूएबल जो एनर्जीज़ हैं उनको हमें यूज़ करना है, क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे ख़त्म हो रहे हैं, जो हमारे पेट्रोलियम है इन सबको, तो उन सबको कंजर्वेशन पे बात करी जा रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है कि उन पर वर्कआउट की। तभी सोलर पावर को यूज़ करने की या इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यूज़ करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो हमारे पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में नेचर में हैं। ठीक है, इसके बाद स्पेस रिसर्च भी हमारी बढ़ चुकी है, मार्स मिशन और प्राइवेट स्पेस ट्रैवल भी हो रहा है। तो ये 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे हमने बात कर ली 5th सेंचुरी से लेकर जो आज 25th सेंचुरी तक साइंस ने कैसे कैसे तरक्की कर ली है। ठीक है, तो एक ये जनरल इंट्रोडक्शन था आपका। इसके बाद देखते हैं जो ये मेन आएगा NCERT साइंस पेडागोजी हाइलाइट्स। ये बहुत दिमाग में बैठा के रखनी है कि NCERT ने साइंस की पेडागोजी मतलब साइंस पढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें तय कर रखी हैं, जो हमारा NCF भी बोलता है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको बोलते हैं NCF। इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, क्या बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इन्होंने बताया इनके जो मेन अप्रोचेस हैं पेडागोजी के लिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कि बच्चा जो है अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्टिविटी करके, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस, उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू ही बताना है, जिससे बच्चा अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करे। दूसरा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर फोकस है, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर द थिंग्स। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोकस है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स एंड फील्ड वर्क पर काम ध्यान देना है। इंटीग्रेशन विथ डेली लाइफ, मतलब जो रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बच्चे को पढ़ाना है। इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग, मतलब लिंकिंग साइंस विद हिस्ट्री, मैथ, जो अलग अलग डिसिप्लिन है उनको आपस में कोरिलेट करके, इंटरलिंक करके पढ़ाना है, जिससे चीज़ें याद रखना बच्चे के लिए और समझना भी आसान होगी। ठीक है, तो ये आपको अप्रोच याद रखनी है। अगर कोई भी पेडागोजी के बेस पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आंसर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा हमेशा एक्टिव रहेगा। बच्चा कैसा रहेगा? हमेशा एक्टिव रहेगा। और टीचर कैसा रहेगा? हमेशा फैसिलिटेटर रहेगा। टीचर रहेगा हमारा
फैसिलिटेटर एंड गाइड, ये आपको ध्यान में रखकर ही पेडागोजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपको सेलेक्ट करना है आंसर। ठीक है, आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम पेडागोजी पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मीनिंग ऑफ नेचर एंड नेचर ऑफ फिजिकल साइंस एंड इट्स को रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन टू फिजिकल साइंस। अब हम लोग फिजिकल साइंस की पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो फिजिकल साइंस कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो देखते हैं। फिजिकल साइंस इज अ मेजर ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट प्राइमरली डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये देखिए नॉन लिविंग मैटर जो एनर्जी है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो सारी चीज़ें दिख रही हैं उनसे ये उनकी स्टडी से रिलेटेड होती है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द फिजिकल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया। मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस। अब क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि फिजिकल साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स फिजिक्स मीनिंग नेचर एंड साइंटिया मीनिंग नॉलेज। तो आपको ये याद रखना है कि साइंटिया जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, साइंटिया साइंस। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो कराया उसमें आपने देखा होगा। और कभी कभी इसका मीनिंग पूछ लेते हैं तो इसका मीनिंग है नॉलेज। फिजिक्स भी लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है नेचर। ठीक है, it refers to a systematic study of natural phenomena that do not involve biological process। देखिए बायोलॉजिकल, अब फिजिकल वर्ड का मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ह्यूमंस और एनिमल्स वो फिजिकल साइंस में नहीं आएंगे, वो बायोलॉजिकल साइंस में आएंगे। ठीक है, अनलाइक लाइफ साइंसेज, लाइफ साइंस बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल साइंस विच फोकस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजिकल साइंस इज कंसर्न विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर? ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। The primary goal of physical science is to analyze the behavior of objects। किसका प्राइमरी गोल होता है? ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, सब्सटेंस एंड द फोर्स एक्टिंग अपॉन देम। फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं फोर्स बेसिकली। द साइंटिफिक डिसिप्लिन हेल्प्स एक्सप्लेन नेचुरल लॉज गवर्निंग मोशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन, सेलेस्टियल मैकेनिक्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी नाइस। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सी ब्रांच होती हैं फिजिकल साइंस में? फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, एस्ट्रोनॉमी आती है एंड अर्थ साइंस आती है। ठीक है, कभी कभी इन्हीं में से ऑप्शन दे देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी, और नीचे लिख देंगे डी में ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल साइंस में ये चारों ब्रांच हैं, तो आप इन अगर ये ऑप्शंस में है या ऑल ऑफ द अबव वो आप चूज कर लेंगे। क्लियर? फिजिक्स में क्या आता है? स्टडी ऑफ मैटर, मोशन, एनर्जी, फोर्सेस। केमिस्ट्री में क्या आता है? स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस। एस्ट्रोनॉमी में क्या आता है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड द यूनिवर्स। एंड अर्थ स्टडी में क्या होता है? साइंस में स्टडी ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर एंड प्रोसेसेस। क्लियर हो गया? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सबके बारे में भी पता चल गया। इस पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाते हैं। इसलिए और देखिए मैंने पूरा वही कंटेंट लिखने की कोशिश की है जिस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इसमें से तो एक भी स्टेप आप मिस करके मत जाइएगा। चलिए अब इसको एक बार मैंने एक फिगर से भी समझा दिया है कि फिजिकल साइंस के अंदर क्या आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड अर्थ साइंस। ठीक है, अर्थ की सारी चीज़ें। क्लियर हो गया होगा? ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस। नेक्स्ट, नेचर ऑफ फिजिकल साइंस। इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए देख लेंगे कैसा नेचर होता है। फिजिकल साइंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल की एट्रिब्यूट्स दैट डिफाइन मेथोडोलॉजी एंड स्कोप। नंबर फर्स्ट इज एम्पेरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। इट रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन। साइंटिस्ट टेस्ट हाइपोथेसिस थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो क्लियर हो गया कि फिजिकल साइंस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एविडेंस जो बेस्ड होते हैं उस पर ही कंक्लूजन देती है, और साथ में हाइपोथेसिस थ्रू कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हाइपोथेसिस एंड ऑल इस पे जो है फिजिकल साइंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल। फिजिकल साइंस यूज प्रिसाइज मैथमेटिकल मॉडल्स एंड मेजरमेंट्स टू डिस्क्राइब नेचुरल फिनोमिना। ठीक है ना, जैसे कि जो हमारा जैसे सोलर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है, इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए पूरा फिनोमिना जो है बताने के लिए जो है हम यहाँ पर मैथ्स का भी यूज़ करते हैं और मेजरमेंट्स का भी यूज़ करते हैं कि जैसे 15 डेज़ में जो है न्यू मून होता है, फिर फुल मून होता है। ठीक है, और जो वॉक्सिंग एंड वैनिंग ग्रिबस एंड ऑल होता है, तो वो पूरी चीज़ें क्या हैं कि मेजरमेंट्स के थ्रू पूरा फिनोमिना, ये सन की यहाँ से अर्थ से जो दूरी है, ये सब किस में? फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल। इट इज़ अनबायस्ड ट्रुथ बेस्ड ऑन वेरिएबल फैक्ट्स रेदर देन पर्सनल बिलीव्स और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो आप सबको पता है कि साइंस में हर चीज़ के लिए एक प्रूफ चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी साइंटिस्ट हैं वो सालों साल एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, और उसके बाद उसको भी वेरीफाई करने के लिए और सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं लोग, तब जाके चीज़ें वेरीफाई होती हैं। लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक होता है। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस आर बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि कैसा नेचर है, तो आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव। साइंटिफिक नॉलेज इन्वॉल्व्स ओवर टाइम विथ न्यू डिस्कवरीज रिप्लेसिंग आउटडेटेड थ्योरीज विद मोर एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन। तो आपको पता ही है, जैसे जैसे साइंस में जैसे जैसे नए फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो थ्योरी पहले मान ली गई थी वही बाद में मानी जाती। थ्योरीज चेंज होती जाती हैं जैसे जैसे नई नॉलेज आती है या नई जो है प्रूफ्स इकट्ठा होते हैं, थ्योरीज अपने आप चेंज होती रहती है। जैसे कि सबसे पहले जॉन डाल्टन आए, उन्होंने एक एटम के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताया उन्होंने। फिर नए आए, नील्स बोर आए, उन्होंने बता दिया पूरा कि स्ट्रक्चर होता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज होती होती चली जाती हैं कि जब कोई नया आता है अपनी कोई थ्योरी बताता है तो पुरानी थ्योरी को वो रिप्लेस कर देता है। तो ये एक डायनामिक है, इसका मतलब है ये एक डायनामिक है। और प्रोग्रेसिव तो ऑब्वियसली हमेशा सतत इसका निरंतर विकास होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका नेचर आपको समझ में आ गया फिजिकल साइंस का। ये वर्ड्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन ऑफ फिजिकल साइंस विद अदर सब्जेक्ट। फिजिकल साइंस इज डीपली इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिसिप्लिनरी, क्योंकि हर एक, देखिए फिजिकल साइंस पूरी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हर सब्जेक्ट से एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। और जो है इंटरडिसिप्लिनरी उसे बोलते हैं जब एक ही सब्जेक्ट में कई अदर सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, विद वेरियस एकेडमिक डिसिप्लिन्स साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफन एक्सटेंड बियॉन्ड अ सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, जैसे मैथ से रिलेटेड है, बायो फिजिकल साइंस में मैथ्स भी रिलेटेड आती है, बायो भी रिलेटेड हो जाती है, इन्वायरमेंटल साइंस भी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी, ज्योग्राफी भी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फिजिकल साइंस हेविली रिलाइज ऑन मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड कैलकुलेशंस टू एक्सप्रेस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स सच एज मोशन, फोर्स, एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शंस। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफन यूज एल्जेब्रा, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स। तो आज जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको पता है कि मैथ्स का भर भर के यूज़ होता है साइंस में। मतलब साइंस का कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी रिएक्शन है, वो विदाउट मैथमेटिक्स के हेल्प से तो नहीं हो सकती। ठीक है, बायोलॉजी। द इंटरसेक्शन ऑफ फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी लेड्स टू फील्ड लाइक बायोफिजिक्स, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स यूजिंग फिजिकल प्रिंसिपल्स, एंड बायोकेमिस्ट्री, केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया होगा। Environmental science, understanding environmental changes, pollution, climate dynamics in requires principle from chemistry, physics and earth। तो जो हमारी जितनी भी नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, जो भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और अर्थ साइंस का यूज़ किया जाता है। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस से भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट आ गया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियर्स अप्लाई फिजिकल साइंस प्रिंसिपल टू डिज़ाइन मशीनरीज, डेवलप न्यू मटेरियल्स एंड इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। तो हम सब देख सकते हैं कि फिजिक्स तो हमारे जो आसपास होने वाली हर एक घटना में, हम हर एक चीज़ में फिजिक्स लगी हुई है, और उसी के बेसिस पे आज तक जो है, जैसे कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बैठे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हर घर में पहुँचना, बल्ब, फैन, टीवी, मतलब एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन फिजिक्स। तो इंजीनियरिंग बेसिकली फिजिक्स के ही प्रिंसिपल्स पर वर्क करती है। जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है उसमें भी फिजिकल साइंस का यूज़ है। ज्योग्राफी, द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट पैटर्न एंड नेचुरल डिजास्टर्स इनकॉर्पोरेट्स फिजिकल साइंस थ्योरीज रिलेटेड टू अर्थ साइंस एंड मेट्रोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस, मेडिकल एडवांसमेंट इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक इमेजिंग, रेडिएशन थेरेपी, ड्रग फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, भरपूर इस्तेमाल होता है हमारी मेडिकल साइंस में भी फिजिकल साइंस का। कैसे, सिंपल सा एग्जांपल है एक्सरे मशीन। तो एक्सरेज का जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सरेज की खोज कहाँ की गई थी, फिजिक्स में हमें पढ़ाया जाता है, वो मेडिसिन में हमें यूज़ करते हैं एक्सरे करके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ईसीजी है, इको, ऐसे बहुत सारे तरह तरह की जो मशीन्स एंड ऑल डेवलप होती हैं, तो वो किस बेस कॉन्सेप्ट उसके पीछे फिजिक्स केमिस्ट्री का ही प्रिंसिपल लगा होता है। ठीक है,
नाउ लास्ट आते हैं सोशल साइंस एंड एथिक्स। यहाँ भी कैसे यूज़ होता है, द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑन ह्यूमन सोसाइटी रेज एथिकल फिलोसफिकल कंसर्न मेकिंग इट रिलेवेंट टू सोशल साइंस। अब जो सोशल साइंस है, हमारी सोसाइटी की जो साइंस है और जो एथिक्स है, वो भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक डिस्कवरीज पर ही डिपेंडेंट है, इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, इतनी सारी जो हम लोगों ने साइंस में खोज की है, जिसके थ्रू सोसाइटी में कैसे चेंजेस आ चुके हैं, आज हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो गई है, बहुत सारे आइटम्स हैं, लग्जरी के आइटम आप कह सकते हो उनको, सब हमारे लाइफ स्टाइल में इंक्लूड हो गया है, तो वो रिलेटेड टू साइंस, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पर है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो हमारा फिजिकल साइंस है उसका कोरिलेशन अदर सब इतने सारे सब्जेक्ट से है। अब ऐसा आ सकता है इसमें से कोई एक ऑप्शन आ जाए और उसके बाद आपको ऑल ऑफ द अबव का आंसर आ जाएगा, आप कर देंगे, ठीक है। इंटरकनेक्टेड होता है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है, ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या रोल है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पर्टिकुलरली इन टीचर ट्रेनिंग बीएड प्रोग्राम्स, फिजिकल साइंस इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, problem solving and analytical skills. Both the teacher trained in physical science education plays a crucial role in shaping students' understanding of scientific concepts and their application in real life. क्लियर हो गया। तो आज का ये क्लास 1 जो है आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको जो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल साइंस था वो क्लियर हो गया है। इसमें आप इसको एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।